हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ योर 6th चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था, उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आई होप सो कि वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक्सप्लेन दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट्स। ठीक है, अब हमें वो स्टेप्स एक्सप्लेन करना है जो कि गवर्नमेंट ने ली, या फिर वो सारे एफर्ट्स हमें बताना है जो कि गवर्नमेंट ने अंडरटेक किए, किस चीज के लिए? रूरल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ने लिए थे। सो द फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेप्स इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू डेवलप द रूरल मार्केट। सबसे पहले क्या आया? रेगुलेटेड मार्केट्स। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेटेड मार्केट्स लेकर आई ताकि जो फार्मर्स हैं उनका जो प्रोड्यूस है वो फेयर प्राइजेस पर सेल आउट हो सके। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेटेड मार्केट्स लेके आई कि जो बिग ट्रेडर्स हैं, जो बिग परचेजर्स हैं, वो लोग फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। ओके, मतलब कि ये ना हो कि जो फार्मर्स हैं उन्हें सही रेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस चीज से फार्मर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स लेकर आई। ओके, सो द गवर्नमेंट केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स वेयर द सेल एंड purchase of the products are monitored by the market committee. This market committee consists of farmers, government agents and traders. ठीक है, तो ये जो regulated markets थे स्टूडेंट्स, वो जो regulated market थे वो किसने, कौन मॉनिटर कर रहा था? मार्केट कमिटी। और मार्केट कमिटी में थे कौन कौन? फार्मर्स थे, गवर्नमेंट एजेंट्स थे और ट्रेडर्स थे। मतलब कि अल्टीमेटली कौन थे? फार्मर्स। मतलब कि कौन हो गए? जो सेल कर रहा है वो हो गए। ठीक है, सेलर्स हो गए। गवर्नमेंट सब कुछ मॉनिटर करने के लिए वहां पे आ गई। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है अगर वो एक मिडिल में रहेगी ट्रेडर और फार्मर्स के बीच में, तो ना तो ट्रेडर्स के अगेंस्ट कुछ काम होगा और ना ही फार्मर्स के अगेंस्ट काम कुछ होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो हम एक चीज ये ऐसे बोल सकते हैं कि मॉनिटर करने के लिए थी सारी चीजों को। ठीक है, फिर क्या आया हमारा? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन हो गए? तो ये हो गए हमारे परचेजर्स। ओके, जो फार्म प्रोड्यूस परचेज कर रहे थे। तो पहले बिफोर रेगुलेटेड मार्केट क्या था कि ये मॉनिटर जो था, मतलब कि जो गवर्नमेंट थी वो नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स और परचेजर्स थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? रेगुलेटेड मार्केट आने से ये दोनों तो है ही, साथ में एक और पार्टी ऐड हो गई। तो मॉनिटर के ऐड होने से क्या हुआ? वो मॉनिटर कर रहे थे, वो देख रहे थे कि ना तो सेलर्स के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी हो, ना ही परचेजर्स के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी हो। ठीक है, मतलब कि दोनों के साथ में इक्वालिटी बनी रहे, जो सही प्राइस है वो सेलर्स को मिले और जो परचेजर्स हैं उनके लिए भी ऐसा ना हो कि वो कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूरे मार्केट को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास में गवर्नमेंट एजेंट्स भी थे, रेगुलेटेड मार्केट्स का पार्ट। ठीक है, this practice infuses greater transparency in the marketing system through the use of proper scales and weights. ठीक है, तो जो फार्मर्स के साथ में मैनिपुलेशन हो रहा था, या जो ट्रेडर्स उन्हें मैनिपुलेट कर रहे थे, वो चीज खत्म होगी विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जा सकती थी प्रॉपर स्केल्स और वेट्स का यूज करके। ठीक है, मतलब कि देखो फार्मर्स जो थे स्टूडेंट्स, अब तो आप लोगों को थोड़े एजुकेटेड फार्मर्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, काफी थोड़े सालों पहले की बात करें, तो जो फार्मर्स थे वो एजुकेटेड नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो ट्रेडर्स थे वो इजीली उन्हें मैनिपुलेट कर सकते थे, वो इजीली जो है फार्मर्स के माइंड से खेल सकते थे। ट्रेडर्स ने बोल दिया नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, 10 बातें बता दी, तो फार्मर्स जो है वो चुपचाप सुन लिए कि अच्छा ठीक है ऐसा होता होगा। ओके, बिकॉज उन्हें उस चीज का नॉलेज नहीं है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट या विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटेड मार्केट क्या हो गया? एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की। ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या है? सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखेगी कि जो फार्मर्स हैं जिन्हें किसी चीज का नॉलेज नहीं है, उनको उनके साथ में किसी भी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, Such committees ensure the farmers and the consumers in receiving
फेयर प्राइसेस इन एक्सचेंज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो कमिटीज है इसमें क्या इंश्योर किया जा रहा था कि जो फार्मर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं दोनों के साथ में जो है एक फेयर प्राइस ऑफ एक्सचेंज हो प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ना तो फार्मर के साथ में कोई ऐसी चीज हो कि उनके लिए वो प्राइस फेयर नहीं थे, और ना ही कंज्यूमर्स के साथ में ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इसलिए जरूरी था कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, तो रेगुलेटेड मार्केट्स लेकर आई गवर्नमेंट ताकि सारी चीजों को इजीली मॉनिटर किया जा सके। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप्स ली, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। अगर हम आज की भी बात करें तो ये प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, लेकिन फिर भी जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा अच्छे से हम बोलेंगे कि डेवलप नहीं है, राइट। तो जो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए वो कहीं ना कहीं हम उसमें क्या देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ लैक्यूनास थे, शॉर्ट कमिंग्स थी, कि वो उनके जो प्रॉपर जो हम बोले कि जो उनका मोटिव था वो फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है। तो एट प्रेजेंट भी आज भी जो ग्रोइंग डिमांड्स है फार्मर की उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं है। Indian government provided cold storage and warehouses that help the farmers to sell their product at the time when the price is attractive. Also, railways offer subsidized transport facilities to the farmers. This enables the farmer to bring their product to urban areas where they can earn huge profit. Okay. काफी पुरानी बात कर लो, जब तक गवर्नमेंट ने इतना सारी चीजें नहीं लेकर आई, उसके पहले की बात करो तो जो फार्मर्स थे, स्टूडेंट्स, वो जो भी उनको प्रोड्यूस मिलता था उसे वो सेल करना पड़ता था एट दैट टाइम। प्राइसेस अच्छे हो नहीं हो लेकिन उन्हें सेल करना पड़ता था, उनकी मजबूरी थी, बिकॉज स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। ओके, कहां पर स्टोर करके रखे ये नहीं था फार्मर्स के पास में, ये फैसिलिटी नहीं थी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि अगर ट्रेडर्स जो है वो अगर बोल रहे हैं कि नहीं हम तो इसी प्राइस पर लेंगे, मतलब कोई कम प्राइस बोल रहे हैं कि हम तो इसी प्राइस पर जो है परचेज करेंगे, तो एक फार्मर की वो मजबूरी हो जाती थी, एक फार्मर जो है वो हेल्पलेस हो जाता था उस टाइम पर कि उसे उस पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका जो प्रोडक्ट है वो स्टोर कहां पे करेगा, राइट। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, स्टोर कहां करके रखेगा। और मान लो अगर उसने ऐसे ही खुले में रख दिया और कोई भी अगर बारिश वगैरह कुछ भी हो गई, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अगर वो जो उसके ग्रेन्स है वो खराब हो गए, तो जितना प्राइस उसे आज मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो फार्मर्स हैं वो लोग स्पेक्युलेटिव मोटिव से, स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब क्या कि आज के हम फ्यूचर के बारे में सोचकर अभी कुछ भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि फ्यूचर में जो है ये प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो उस चीज को नेग्लेक्ट करके क्या किया जा रहा है कि आज की डेट पर उस चीज को मतलब हमें मतलब वो जो फार्मर्स थे उन्हें सेल करना ही पड़ रहा था, ठीक है, बिकॉज उनके पास में स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने कुछ कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस प्रोवाइड किए। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, कुछ आपके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसे हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, ठीक है, जिसे हमें कोल्ड प्लेसेस में या कोल्ड प्लेसेस में क्या करके रखो, स्टोर करके रखो। तो अब उसके लिए जरूरी है कि वैसा आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो गवर्नमेंट जो है वो कोल्ड स्टोरेजेस उन्होंने बनाए कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या क्रॉप को आपको कम टेम्परेचर में रखना है उसे आप इनमें स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की गई, रेलवेज, रोड्स बनाए गए ताकि जो फार्मर्स है उन्हें जहां पर अच्छा प्राइस मिल रहा है वो वहां पर जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे और ज्यादा जो है इनकम उससे अर्न कर सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने स्टेप्स तो लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन फिर भी आज की डेट में हम ये बोलेंगे कि प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर हमें डेवलप्ड नहीं दिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि अभी कुछ और स्टेप्स लेने की जरूरत है। ओके, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज, ये भी एक स्टेप लिया गया बाय गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड कोऑपरेटिव मार्केटिंग अंडर विच द फार्मर्स गेट एक्सेस टू
fair prices. This is due to the better and enhanced bargaining power of the farmers via collective sale in the market. ठीक है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज जो है वो फॉर्म की गई. कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि सब लोग कोऑपरेट करके चल रहे हैं, राइट. मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ में जो जितने भी 10-15 लोग हैं, हम सब कोऑपरेट करके एक चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो वो चीज सही होगी, राइट. क्यों? हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं ना, हम सब एक दूसरे की सुन रहे हैं. तो अगर हम सब जो है, मैं फार्मर हूं और मेरे साथ में 10-15 फार्मर और आ गए, और अगर हम आपकी नहीं सुन रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको हमारी सुननी पड़ेगी, राइट. बिकॉज इतने सारे फार्मर्स अगर अपने जो फूड ग्रेन्स है वो सेल अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इतने सारे फार्मर्स जो सेल नहीं कर रहे, तो आपका जो पूरा जो हम बोल सकते हैं स्टॉक है उसमें क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी आ जाएगी, राइट. तो अल्टीमेटली जो भी एक परचेजर होगा उसे इन ग्रेन्स की या ये जो प्रोडक्ट्स है उनकी जरूरत होगी. लेकिन हम जो है कलेक्टिवली बार्गेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर थोड़े पॉइंट्स उनके माने जाएंगे, थोड़े हमारे माने जाएंगे, तो एक कंसेंसस पर पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम से क्या हो रहा है? एक बार्गेनिंग पावर मिल रही है, जिसके इस बार्गेनिंग पावर के थ्रू जो फार्मर्स है उन्हें भी फेयर प्राइजेस मिल रहे हैं. ठीक है, सो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. फिर एमएसपी पॉलिसी. एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट. ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सो आई होप सो कि आप लोगों को ये कुछ भी न्यू नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ये हम लोग सारे जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ चुके हैं. सो एमएसपी पॉलिसी इज व्हाट? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. जो सबसे मिनिमम प्राइस होगा किसी भी क्रॉप का वो बताया गया. जैसे कि जो ट्रेडर्स हैं अगर वो कम प्राइस पर सेल कर रहे हैं, तो कम प्राइस पर परचेज कर रहे हैं, तो वहां जाकर एक फार्मर सेल ना करे, जहां पे ज्यादा प्राइस मिल रहा है वहां सेल कर दे. गवर्नमेंट जो है वो हर एक क्रॉप के लिए एक मिनिमम प्राइस सेटअप कर रही है. ठीक है, तो मिनिमम प्राइस सेटअप करने से क्या हो गया कि अब कोई भी फार्मर, मतलब एक वो अश्योरेंस मिला कि हर एक फार्मर को एटलीस्ट इतना प्राइस तो मिल ही जाएगा उनकी ग्रेन्स के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए. ओके, तो आई होप कि एमएसपी पॉलिसी जो है वो आप लोगों को क्लियर होगी. सो एमएसपी पॉलिसी के हेल्प से क्या हुआ कि फार्मर्स के बेनिफिट में ये रहा और फार्मर्स को एक फेयर प्राइजेस मिले. ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ. So minimum support price is a minimum legislated price that a farmer may charge in exchange of his products. ठीक है, this enables them to sell their products in the open market at the higher prices. The MSP insulates the farmer in case of price fall, as this is the minimum price that they can receive. The need for such assurance to the farmer is of immense importance, as farming in India is the subject to many uncertainties. MSP क्यों जरूरी है? Because farming जो है वो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के साथ में है. ओके, मतलब कि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. फार्मिंग आज कल तो हम हार्वेस्ट ही करने वाले. ठीक है, क्रॉप जो है वो पूरी अच्छे से ग्रो कर गई है, बहुत अच्छी क्रॉप है उस फार्म पे लगी हुई, कल तो उसकी हार्वेस्टिंग होने वाली है, और आज कुछ हुआ और वो पूरी जो क्रॉप्स थी वो खराब हो गई, राइट. तो ये एक अनसर्टेनिटीज से भरी हुई बिजनेस है फार्मिंग. ओके, फुल रिस्की बिजनेस. तो ऐसे केसेस में जरूरी है कि कुछ एक सपोर्ट मिले. अब सपोर्ट किस फॉर्म में दे रही है गवर्नमेंट? सपोर्ट दे रही है एक मिनिमम प्राइस बार सेट करके कि एटलीस्ट आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा. अगर क्वालिटी लो है, क्वालिटी हाई है, कुछ भी है आपके प्रोडक्ट्स की, लेकिन आपको इतना मिनिमम प्राइस मिल जाएगा, इसकी एश्योरेंस गवर्नमेंट दे रही है. ठीक है, ताकि जो फार्मर्स हैं वो लोग एक चीज से बेफिक्र हो जाएं कि उन्हें जो है इतना प्राइस तो मिलेगा उनकी प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, तो ये क्या है? ये फार्मर्स के बेनिफिट के लिए एक स्टेप लिया गया. ओके, तो ये कुछ हमारी पॉलिसीज हैं या स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने ली रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए. आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को. फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. Why is agricultural diversification essential for sustainable livelihood? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए? ओके, मतलब कि एक
अच्छा लाइवलीहुड या एक ऐसा लाइवलीहुड जिसमें आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर सको, आपको किसी चीज की कमी ना लगे, ऐसे लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को इस पर्टिकुलर आंसर में एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंस है वो बताने, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी होता है, बस वो बता दो, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आप लोग जो ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड, अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो तो कुछ मत करो, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के जो आपके इंपॉर्टेंस है वो लिख दो, ठीक है। और उसमें क्या करो, थोड़ा सा ट्रिक यूज किया करो, ठीक है। कोई भी आपका एक पॉइंट लिखा आपने, उसमें ऐड कर दो कि इससे क्या होगा, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल सकेगा, बस इतना ही तो ऐड करना है, एक लाइन, एक दो चार वर्ड्स ही ऐड करने, तो उससे आपका इस क्वेश्चन से भी लिंक बना रहेगा। आंसर लिखने की ट्रिक आनी चाहिए, आंसर आपको आता है नहीं आता है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको आपकी जो ट्रिक्स हैं वो यूज करनी चाहिए, जिससे कि जो चेकर है उसको लगे कि हाँ एक पर्सन, इस स्टूडेंट के पास में नॉलेज है। ओके, तो बस थोड़ा सा जब याद नहीं रह पाए ना कि क्या था क्या नहीं था, तो अपनी जो थोड़ी ट्रिक्स है उन्हें यूज किया करो। ओके, a substantial portion of Indian farming is dependent on the vagaries of monsoon, making it a risky affair to rely upon solely। ठीक है, जो हमारी इंडियन फार्मिंग है स्टूडेंट्स, वो किस पर डिपेंडेंट है, मॉनसून पर डिपेंडेंट है, क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वहां पर हम लोग डिपेंडेंट है या फार्मर्स जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, तो वो काफी एक रिस्की बिजनेस हुआ। ओके, तो रिस्की बिजनेस हुआ, तो अल्टीमेटली इसका हम जो एक पूरा क्या बोलें कि इसका जो एक कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है कि रिस्की बिजनेस है तो जरूरी नहीं है कि आपको उससे कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाय चांस नहीं मिला तो आप क्या करोगे, राइट, प्रॉब्लम होगी वो। तो इसलिए जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर मत रहो, दूसरी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है वो भी आप यूटिलाइज करो, या वो तो हो गया आपका मतलब नॉन फार्म एरियाज हो गया, या फिर जो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न पे चल रहे हो उस पर मत चलो, थोड़ा सा आपकी क्रॉपिंग पैटर्न में डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ, ताकि अगर एक क्रॉप जो है वो अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाती है तो एटलीस्ट आपको दूसरी क्रॉप से कुछ ना कुछ इनकम जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है। Accordingly, the need for diversification is required to enable the farmers to earn from other alternative non-farm occupations. This lessens excess burden on agriculture by reducing disguised unemployment। ठीक है, तो जब इतना रिस्की अफेयर है तो किस चीज की जरूरत है कि डाइवर्सिफिकेशन हो, जो नॉन फार्म एरियाज ऑफ ऑक्यूपेशन है वहां पर भी जो पर्सन, जो लोग हैं वो लोग एम्प्लॉयड बने। तो इसकी वजह से एक और चीज क्या होगी कि एग्रीकल्चर पर जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा है उसका बर्डन कम हो जाएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग किसी भी एक चीज पर काम कर रहे हैं, वो होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में यही है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको एक वाइड या फिर एक हम बोल दें कि बहुत ही मेजर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। ओके, कि आपके जो फार्मिंग जो लैंड्स है उस पर जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग आपको काम करते हुए दिखेंगे। रीजन उसका है क्योंकि दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं है। तो अब क्या करो, दूसरा ऑक्यूपेशन ढूंढो कि नॉन फार्म एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या नॉन फार्म एरियाज में जहां पर एम्प्लॉयड हो सकते हो वहां पर एम्प्लॉयड हो। तो इसकी वजह से ये हुआ कि एक जो रिस्की बिजनेस है अगर वहां से कुछ अनसर्टेनिटी हो भी गई तो अल्टीमेटली दूसरा सोर्स ऑफ इनकम तो है, वहां से तो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी। और सेकेंड चीज, जो एक्सेस लोग एग्रीकल्चर पर हैं वो दूसरे काम में आ गए, तो इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। अल्टीमेटली जो एक पर्सन है उसकी ग्रोथ हुई, उसमें हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो पूरी कंट्री है उसमें हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओके, The Kharif season opens up ample opportunities for agriculture employment. However, owing to lack of irrigation facilities, the farmer failed to get gainful employment opportunities during the Rabi season. Therefore, the need for diversification arises during the Rabi season. ठीक है, तो ये देखो
कभी कुछ सीजन्स में कुछ टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, तो लोग चलो अच्छा है काम कर ले, लेकिन ऐसा भी टाइम आता है जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम रहती है, तो उसके लिए जरूरी है कि डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। आपका जो स्टैटिक चलता आ रहा है, जिस वे में आप लोग अभी तक वर्क करो, उसे चेंज करो, दूसरे पैटर्न पर जाओ, दूसरी जगह पर वर्क करो, ताकि जो है आप खुद एम्प्लॉयड रह सको। ओके, agriculture being overcrowded cannot further generate employment opportunities. Therefore, the prospect of the non-farm sectors should be opened up in the rural areas to provide job opportunities, thereby diverting workforce from already crowded agriculture sector. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, ओवरक्राउडेड है, राइट। जितने लोगों की जरूरत नहीं उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उस ओवर क्राउडेड जगह को, उसका जो क्राउड है वो थोड़ा हटाओ, ठीक है। वो कैसे आप हटा सकते हो, तो उसका सिंपल सी चीज है, कहीं और जो है एम्प्लॉयमेंट अगर प्रोवाइड किया जाएगा, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी, तो लोग जो है वो और कहीं पर काम करने लगेंगे, और जो बर्डन है, जो क्राउड है, जो ओवर क्राउड है, वो कम होगा एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इसलिए जरूरी है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है वो सेटअप हो, जो नॉन फार्म एरियाज हैं वो सेटअप किए जाएं, ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। The non-farm sector has several segments that possesses dynamic linkages. Such linkages enhance the healthy growth of an economy. ठीक है, और जो नॉन फार्म सेक्टर्स है उनके क्या है, सेवरल सेगमेंट्स है, मतलब कि वो काफी, हम बोल सकते हैं वो काफी, उसे हम वर्ल्ड वाइड बना सकते हैं, उसके जो चैनल्स हैं, उसके जो नेटवर्क्स हैं, वो काफी हम ओपन अप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो आपके नॉन फार्म एरियाज है उससे जो है एक हेल्दी ग्रोथ होगी आपके इकोनॉमी की। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल लो डेयरी का, ये जो मिल्क यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, उससे डिफरेंट जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंट जगहें छोड़ दें, हम सिर्फ बोल दो कि ये जो मिल्क है वो दिया गया कौन सी कंपनी को, अमूल को, ओके, जो कि ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में डील कर दिए, अमूल को दिया गया। अमूल ने क्या किया, उस मिल्क को प्रोसेस किया, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में बनाया और प्रोड्यूस किया, उसकी प्रोसेसिंग की, और उसे जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन किया। आपकी डोमेस्टिक एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, वर्ल्ड वाइड भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो अल्टीमेटली ये एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से दूसरे कितनी सारी हमें देखने को मिल रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है या प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो आपके नॉन फार्म एरियाज है उनसे क्या हो रहा है, एक लिंकेज प्रोवाइड हो रहा है, एक लिंकेज बन रहा है, और इससे जो है आपकी पूरी इकोनॉमी जो है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके, तो वो कुछ रीजंस थे, या वो कुछ हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है, क्यों जरूरी है, वो हम लोगों ने बताया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, क्या बताना है हमें, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो आपकी ये रूरल बैंकिंग सिस्टम है इसका इस चीज को हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। इसके हमें प्रोस कॉन्स, मतलब कि जो चीजें अच्छी हुई, जहां पर ये हेल्पफुल रहा वो भी बताओ, और जो लैक्यूनास थे वो भी बताओ। किस चीज में, रूरल डेवलपमेंट में। ओके, सो रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट बैंकिंग ने, या जो आई शुड से जो क्रेडिट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्या है रूरल डेवलपमेंट में। तो क्रेडिट बहुत जरूरी है, क्रेडिट प्रोवाइड भी किया गया, लेकिन कुछ उसके लैक्यूनास भी थे साथ साथ में। तो वो लैक्यूनास क्या थे वही हमें एक्सप्लेन करने हैं। ओके, So with the nationalization of commercial banks after 1969, nationalization का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, nationalization का सिंपल मतलब है कि सिर्फ जो पूरा आप क्या करो, उसे जो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाओ, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बनाओ, वो हमारा नेशनलाइजेशन में हुआ था। अगर बिल्कुल हम मेनली बोले तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सो विद द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स आफ्टर 1969, the concept of social banking
came into the existence. It implies extending institutional credit at moderate rate of interest. ठीक है, क्या ओपन अप हुआ? सोशल बैंकिंग. सोशल बैंकिंग का क्या मतलब समझ में आया? देखो स्टूडेंट्स, इस चीज को यहां पर अगर हम थोड़ा स्टॉप करें, थोड़ा सा डाइवर्ट होकर जाएं बैंक्स पर. बैंक जो होती है वो क्या एक हम बोलें कि सोशल इंस्टीट्यूशन है? मतलब कि क्या वो बैंक जो है वो ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ सोशल वेलफेयर कर रही हो और उन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं. जो बैंक्स होती है स्टूडेंट्स, वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखना कि जो बैंक है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. बैंक जो है वो आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, बैंक उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर वर्क कर रही है. वो अपना प्रॉफिट को देखते हुए, कैसे उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है वो देखते हुए वर्क कर रही है. ठीक है, जो सारी इंडस्ट्रीज करती हैं, जो सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने प्रॉफिट को देखकर या प्रॉफिट को ध्यान रखकर सारे वर्क करती है, वैसे ही बैंक भी है. ठीक है, बैंक भी एक इंडस्ट्री है जो कि प्रॉफिट उसे अर्न करना है. तो बैंक का काम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन यहां पर क्या कंसेप्ट आया? सोशल बैंकिंग का. सोशल बैंकिंग से क्या मतलब समझ में आया कि देखो हमें जो है ना सोशल वर्क करना है, प्रॉफिट नहीं बनाना. अभी प्रॉफिट नहीं हमें इतना चाहिए, सोशल वर्क करना है. अब सोशल वर्क कैसे किया जा सकता है? तो देखो बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करती है? बैंक देती है लोन्स. इन लोन्स पर क्या चार्ज करती है? वो इंटरेस्ट चार्ज करती है. ओके, ये जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स, ये सीधा सीधा क्या है? बैंक का प्रॉफिट है. अब ये एकदम सीधा मैं बैंक का प्रॉफिट नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक चीज ये भी होती है कि हम जो डिपॉजिट करते हैं उस पर भी क्या मिलता है? हमें इंटरेस्ट मिलता है. राइट, जो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है. तो ये जो डिपॉजिटेड अमाउंट का इंटरेस्ट है और जो लोन पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है बैंक का प्रॉफिट. ठीक है, उसे अगर मैं बिल्कुल बैंकिंग टर्म्स में बोलूं तो उसे स्प्रेड बोला जाता है. तो वो होता है क्या? बैंक का प्रॉफिट. ठीक है, तो अब अगर स्टूडेंट्स वो ये जो लोन पर जो इंटरेस्ट ले रही है वो अगर कम कर दे, मतलब कि पहले मान लो 10% से इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, अब अगर वो 5% से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो ये जो उसका प्रॉफिट है वो कम होगा. बिल्कुल होगा. राइट, बिकॉज अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा. प्रॉफिट कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली बैंक क्या बता रही है कि अब देखो हम प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, अब हम जो है सोशल वर्क कर रहे हैं. हम चीप रेट्स पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो चीप रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करना है, इसे हम क्या बोलेंगे? सोशल बैंकिंग बोलेंगे. तो ये जो है आफ्टर नेशनलाइजेशन सोशल बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो आया गया है एग्जिस्टेंस में कि अब जो है सोशल बैंकिंग किया जाए, ताकि जो आपकी कंट्री है वो डेवलप हो सके. जो नीडी लोग हैं उन्हें चीप इंटरेस्ट रेट पर जो है आपके क्रेडिट मिल सके. ओके, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD has made a significant progress in the field of rural credit. It cannot be denied that the institutional credit has freed the farmers from the trap of moneylenders and mahajans. ठीक है, जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, दैट इज NABARD. ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक अपेक्स बॉडी है. अपेक्स बॉडी है मतलब क्या? ये दूसरी बॉडीज को या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. तो जो NABARD है वो मेनली किस चीज के लिए फॉर्म की गई? रूरल डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इसे फॉर्म किया गया. तो जो NABARD है वो ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस को गाइड करती है, कंट्रोल करती है और उन्हें मॉनिटर करती है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं. ठीक, जो NABARD है उसके थ्रू या ये जो पूरा क्रेडिट हम बोलें कि रूरल क्रेडिट जो दिया गया था रूरल पीपल को, उसकी वजह से या उसके थ्रू एक जो चीज अच्छी हुई वो क्या था कि जो मनी लेंडर्स और महाजन्स के कारण जो फार्मर्स और रूरल पीपल थे वो उस पूरे ट्रैप में फंसे हुए थे. ठीक है, उस ट्रैप से बाहर निकाल दिया. जो वो डेब्ट ट्रैप था उससे इन बैंक्स के कारण बाहर निकल गया. अब ये मनी लेंडर्स या जो भी उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा था वो उसके कारण डेब्ट ट्रैप में क्यों थे? बिकॉज स्टूडेंट्स ये लोग जो हैं ये चार्ज करते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट.
ओके और उस इंटरेस्ट रेट को पे करने में ही जो है एक फार्मर उसी में फंसा रहता था, ठीक है, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा हाई रहता था। तो यही चीज की गई कि एकदम लो, एकदम चीप रेट पर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो क्रेडिट दिया गया बाय दीज इंस्टीट्यूशंस। तो उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं या जो पुअर पीपल हैं वो उस ट्रैप से बाहर निकल पा रहे थे। But on the other hand, institutional credit is not free from deficiencies. The rural or institutional credit has invariably been associated with security or collateral, ठीक है। अब देखो अच्छाई तो हुई उसके साथ में कुछ ना कुछ उसके क्या आएंगे, लैक्यूनाज या शॉर्टेजेस भी आएंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हमने बता दिया क्या क्या चीजें अच्छी थी, अब क्या क्या चीजें जो हैं वहां पर डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ या वो चीजें सही नहीं थी, वो भी बता देते हैं। तो किस चीज के साथ में आती है ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है, सिक्योरिटी और कोलेटरल। बैंक्स अगर क्रेडिट देती है तो उनको क्या चाहिए कि वो उनके पास में कोई सिक्योरिटी हो, जो भी क्रेडिट ले रहा है वो कोई भी एक कोलेटरल या सिक्योरिटी जो है वो एज अ मॉर्गेज जो है वो रखे बैंक के पास में, ताकि इफ इन केस जो पर्सन है जिसने लोन लिया है वो अगर रिटर्न ना कर पाए तो जो बैंक है वो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को सेल कर वो जो मनी है उनका वो वापस ले सके। ओके तो ये एक इसका लैक्यून है। अब हर एक पर्सन के पास में कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं है। जैसे कि जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनके पास में कुछ भी नहीं था कि वो क्या चीज कोलेटरल रखे, एज अ कोलेटरल रखे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, वो लोग उस पर्टिकुलर क्रेडिट फैसिलिटी से दूर रह रहे थे, अब बाहर ही रह पा रहे थे, बिकॉज उनके पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो एज अ मॉर्गेज रख सके। ओके Consequently, a substantial number of farmers cannot avail credit. Also, the commercial banks fail to encourage the habit of thrift among farmers. ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये क्रेडिट वगैरह की वजह से कि जो फार्मर्स थे, एक सब्सटैंशियल एक लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स जो थे वो इस क्रेडिट को अवेल नहीं कर पा रहे थे। इन एडिशन टू दिस, द लीनियंसी ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस वाज अनदर सेटबैक इन द रूरल बैंकिंग। This further led to the emergence of feeling among the farmers of not repaying the borrowed amount. This increased the defaulters rate and led to financial unfeasibility for the rural banks. ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है वो काफी ऐसी भी हो रही थी कि जो अगर नहीं पे कर पा रहे हैं अगर लोन वापस, तो कोई बात नहीं, उन्हें जो हो आप उन्हें जो हो माफ कर दो, मतलब कि उनका जो लोन का अमाउंट है वो अब कहीं से भी सीज मत करो, बिकॉज उनके पास मतलब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो पुअर लोग हैं, वो लोग नहीं रीपे कर पा रहे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो इन सारी चीजों को क्या कर रही थी कि इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो, अगर नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते उसका। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिफॉल्टर्स लिस्ट बढ़ती गई, मतलब कि ऐसा जो नंबर है वो बढ़ता गया कि जो लोग रिटर्न नहीं कर रहे। अब रिटर्न नहीं कर रहे तो जो पूरी इकोनॉमी का जो ये पूरी हमारी कंडीशन है, जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम है, उसमें क्या आया, अनफीजिबिलिटी आई, इम्बैलेंसेस आए। ओके तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट सही नहीं रहा। तो कुछ लैक्यूनास थे, कुछ हम बोलेंगे कि अच्छी चीजें हुई, जो कि रूरल बैंकिंग में दोनों हुई। ओके अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ। अब वो तो चीज बिल्कुल सही है कि अगर कोई अच्छी चीज आएगी तो उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ उसके लैक्यूनास, उसके शॉर्टकमिंग्स भी आने वाले हैं। ओके सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो क्रिटिकल इवेल्युएशन था रूरल बैंकिंग का वो क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स? मार्केटिंग में क्या हमने समझा, या इसका जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो वापस अगर एक बार हम रिवाइज करें तो फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, असेंबल करो सारे प्रोडक्ट्स को, फिर प्रोसेस करना है तो वो करो, उनका एडवर्टीजमेंट किया जाए, राइट, जो उनका प्रॉपर प्राइसिंग वगैरह की जाए, पैकेजिंग वगैरह की जाए, फिर वो अल्टीमेटली सेल की जाए। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो यही सब जो है आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी आने वाली है। ठीक है, जो हम एक किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग समझते हैं वही सेम चीज रखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बस डिफरेंस ये होगा कि यहां पर क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, so agricultural marketing refers to all those processes that are involved from harvesting to final sales of the products
बाय द फार्मर्स। दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व, देखो क्या क्या इन्वॉल्व किया इसमें, कौन कौन सी प्रोसेस, हार्वेस्टिंग की, उसके बाद में जो उसकी फाइनल सेल हुई है वहां तक की सारी चीजें जो हैं वो पूरा, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रॉप्स ग्रो की गई, अब क्रॉप्स ग्रो की, उन्हें हार्वेस्ट किया, अब उन सारी चीजों को गैदर करो, ठीक है, आपकी जो क्रॉप्स है गैदर करो, उनकी ग्रेडिंग करो जहां पे रिक्वायर्ड है, उनमें अगर कुछ और प्रोसेसिंग करनी है तो वो करो, और फिर वो जाकर सेल होगी। तो वो जब तक सेल नहीं होती है तब तक की जितनी भी प्रोसेसेस है वो सारी हम क्या बोलेंगे कि वो मार्केटिंग चल रही है। ओके, अब क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो उस पर हम एक बार देख लेते हैं। सो गैदरिंग द प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, क्या करना है, प्रोडक्ट को गैदर करना है। आपका एक फार्म है, हार्वेस्टर चला, मान लो अगर 2-3 फार्म्स हैं अलग अलग, तो वहां सबसे सारी जगहों से इकट्ठा करना है हमें हमारी जो क्रॉप्स है या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया है वो, ठीक है, गैदर करना है, असेंबल करना है। फिर आता है प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, जरूरी है तो प्रोसेसिंग करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि बस हार्वेस्टिंग कर ली, डायरेक्ट जो हार्वेस्टिंग करके जो क्रॉप्स मिली है उसे सेल कर दिया जाता है, नहीं, उसमें प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि कुछ जो अगर मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जैसे कि वीट है स्टूडेंट्स, तो उसके साथ में जो है उसमें कुछ ना कुछ वो हम बोल सकते हैं कि कचरा आता है या वेस्टेज आता है, तो उसे रिमूव करना है, तो उसके लिए प्रॉपर जो है टेक्निक्स यूज की जाती है जिसके थ्रू वो सारी चीजों को अलग कर दे। जब वो अलग कर दी जाती है तो जो एक फाइनल प्रोडक्ट आता है उसे सेल किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हार्वेस्ट किया जो फार्म से आ रहा है उसे डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, नहीं, उसके बाद भी जो है उसमें प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। फिर ग्रेडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वालिटी नॉर्म्स, फिर जो है आपका प्रोडक्ट को ग्रेड करना है, ग्रेड करना है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसे क्या करो, अलग अलग करो। हो सकता है कि आपने एक ही फार्म में 2-3 अलग अलग क्वालिटी की क्रॉप्स जो है वो ग्रो की, उन्हें डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ऐसा होगा ना कि जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के उसके ज्यादा अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, जो थोड़ी कम क्वालिटी के उसके कम प्राइसेस मिलेंगे, तो उनमें जो है ग्रेडिंग करो, मतलब कि डिफरेंशिएशन करो अलग अलग क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स में। और अलग अलग क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, एक ही क्रॉप की अलग क्वालिटी या फिर जो डिफरेंट क्रॉप्स है सबको हमें क्या रखना है, अलग अलग रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में पैकेजिंग द प्रोडक्ट, ऐसा होता है कि कभी कभी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैक करने पड़ते हैं और फिर वो सेल होते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि बिना पैक किए सेल हो जाते हैं। बिना पैक किए कैसे सेल होते हैं, तो जैसे कि जो भी क्रॉप आई है, जैसे कि वीट आई है, वीट का सारा प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, सब कुछ जो उसका जो वेस्टेज था वो हमने अलग कर दिया, अब उसके बाद में उसे क्या किया, ट्रॉली में डाल दिया, ठीक है, मतलब कि जितनी भी वीट थी उसे डायरेक्टली ट्रॉली में डाला और वो जो ट्रॉली लेकर चले गए और उसे सेल कर दिया। तो अल्टीमेटली इसमें हमने पैकेजिंग नहीं देखी। पैकेजिंग फिर उसके बाद में जो मंडी है या जो मार्केट्स है जहां पे सेल किया वहां से पैकेजिंग हो जाएगी और वो फर्दर चला जाएगा। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप जो घर से ही, मतलब कि जो फार्मर्स है उनके यहीं से ही जो वीट वगैरह या जो क्रॉप्स है उन्हें बीन बैग्स में डाल दिया जाता है और फिर वो सेल किए जाते हैं। तो दोनों चीजें हैं, तो अगर पैकेजिंग करनी है तो पैकेजिंग करो, अदरवाइज ऐसे ही सेल करना है तो उसको ऐसे ही भी सेल कर सकते हैं। फिर स्टोरिंग द प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर यूज, स्टोर भी करके रखते हैं। एक फार्मर से आप पूछोगे, एक किसी फार्मर के पास आप विजिट करना और उससे पूछना कि क्या आप स्टोर करते हो, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे कि हाँ वो थोड़ी बहुत स्टोर करके रखते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ग्रेन्स को। रीजन कि देखो एक स्पेक्युलेटिव मोटिव कि हो सकता है इन फ्यूचर जो है उन्हें ज्यादा अच्छा प्राइस मिले, ओके। और इसके अलावा क्या हो गया, कुछ अनसर्टेनिटी हो गई अगर अभी हमने पूरा सेल कर दिया, अभी हमारे पास में इनकम आएगी, मनी आएगा, वो पूरा स्पेंड हो जाएगा, तो हम अभी कुछ जो है स्टोर करके रखते हैं, इन फ्यूचर जो हम सेल कर देंगे जब हमें मनी की जरूरत होगी तब। तो जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर भी करके रखते हैं, ठीक है। तो स्टोरिंग करना उसकी और फिर उसको क्या करना, सेल करना, ये एट दी लास्ट क्या हो गया, सेल कर दिया। जो भी प्राइजेस है उस पर, मतलब कि अट्रैक्टिव प्राइजेस या जो प्राइजेस है उन पर क्या हो गया, सेल कर दिया गया, ओके। तो अल्टीमेटली ये सारी प्रोसेसेस हैं जो कि आपकी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है, ओके। आई होप सो कि ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, ये जो इसका मतलब है और इसकी जो प्रोसेसेस है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। विद द स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2 है वो। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों को YouTube से कैसे वीडियोस फाइंड आउट करने होते हैं। अब
एक और हमारे पास में मोड है जिसके थ्रू आप ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, वो देखते हैं। देखो आपको करना कुछ नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है उससे आप लोगों को मिलेगा। अब वेबसाइट पर कैसे जाना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले गूगल ओपन किया, गूगल में आप लोगों को सर्च करना है magnetbrains.com, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बस आपको सर्च करना है magnetbrains.com। आप सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसे स्क्रॉल करो। अब मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को इकोनॉमिक्स का ही बता देती हूँ, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स को जो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस को। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज आया, उसमें हमें सारी क्लासेस दिख रही है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आपको क्लास 11th का जो है इकोनॉमिक्स का कोर्स देखना है, या फिर चलो 12th का ही रखते हैं हम, सो 12th का इकोनॉमिक्स का कोर्स देखना है, यहाँ पे 12th पर हम लोगों ने लिया है, ये सारे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आ गए। यहाँ पर हमें दिख रहा है क्लास 12th इकोनॉमिक्स, वॉच नाउ पर जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन हुआ, इसको स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर हमारे सामने सारे चैप्टर्स आ गए और उनके जो टॉपिक्स है वो आ गए। फॉर एग्जाम्पल हमें नेशनल इनकम पढ़ना है, हमने नेशनल इनकम पर क्या किया, टैप किया, यहाँ पर 38 मोर लेसन्स लिखे हैं, इसे भी ओपन कर लीजिए। तो आपके सामने सारे जो आपके चैप्टर, सारे जो टॉपिक्स है वो ओपन अप हो गए। इसमें से आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल स्टॉक एंड फ्लो का मतलब समझना है, स्टॉक एंड फ्लो पर हमने टैप किया तो ये हमारा जो वीडियो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के, सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज हो वो इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।